हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान पे और डिटेल से समझेंगे कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इसका क्या नेम है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम सबसे पहले मालूम होना चाहिए और चैप्टर का जो मतलब होता है वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर का क्या मतलब होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइलिंगुअल अर्थात तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आप किसी मान लिया हायर क्लास में जाते हैं तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पे एक तो इसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रो शब्द आता है। इलेक्ट्रो शब्द यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पे शब्द हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रो आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे शब्द कौन सा आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है। अब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है अर्थात आवेश से है। तो यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रो कहें या इसको हम चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये चार्ज, जब चार्ज क्या होता है, स्थिर रहता था, गतिमान नहीं होता है, तो उस समय जब उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब आवेश स्थिर होगा, गतिमान नहीं होगा, जब हम आवेश का जो अध्ययन करेंगे उस समय हमारी क्या आएगी, स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी। इसके अंतर्गत आपके दो चैप्टर आएंगे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, दोनों का अध्ययन, जहां पे हम क्या करेंगे, आवेश को गतिमान नहीं मानेंगे, बिल्कुल आवेश को स्थिर मानेंगे। अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि चैप्टर 1 का ये मतलब। अब चैप्टर 1 में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है अर्थात जो सबसे पहली स्टार्टिंग होती है वो हमारी कहां से होती है, चार्ज से स्टार्ट होती है। चार्ज अर्थात तो जिसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो हमारी सबसे पहली शुरुआत कहां से होगी, आवेश से शुरुआत होगी। तो आवेश क्या होता है इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या, पहले वैद्युत आवेश की यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दिया, जिसमें लिखा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है, या फिर उसके अनुभवों को या उसके जो प्रभाव होते हैं उनको क्या करता है, ये अनुभव करता है। अर्थात आवेश हर एक पदार्थ का एक भौतिक गुणधर्म होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम पृथ्वी पे होते हैं तो किसी भी वस्तु को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वस्तु क्या है, पृथ्वी की तरफ ही गिरती। इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये हमारी क्या है, यहाँ पे ये अर्थ की सरफेस है। यहाँ पे आप जैसे कि मान लो आप किसी गेंद को फेंकते हैं, ये जैसे कि आपके पास बाल है, इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे कुछ दूरी पे जाके फिर आप पुनः क्या होती है, यहाँ पे इसके सरफेस पे गिर जाती है। अब यहाँ पे आप एक ध्यान से चीजों को समझो कि कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पे कार्य हो रहा होगा जिस कारण से ये पृथ्वी जो इस वस्तु को अपनी तरफ ही आकर्षित करती रहती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारी यहाँ पे ये पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी यहाँ पे जो पृथ्वी है अर्थात जिसको हम यहाँ पे अर्थ कह सकते हैं, तो अर्थ का यहाँ पे कुछ ना कुछ मास होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एम ई मास कह सकते हैं। वहीं पे ये जो हमारी यहाँ पे बाल है, क्या है, ये हमारी यहाँ पे बाल अर्थात गेंद जो है यहाँ पे, इस गेंद का भी कुछ ना कुछ मास होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एम इंटू बी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे दोनों के अंदर द्रव्यमान है, यहाँ पे पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है और यहाँ पे क्या गेंद के पास भी द्रव्यमान है। लेकिन यहाँ पे अगर आप द्रव्यमान की तुलना कुछ समय के लिए करेंगे तो यहाँ पे अर्थ का जो मास है बहुत बहुत ज्यादा होगा आपके इस छोटी सी गेंद की तुलना में। इसलिए यहाँ पे पृथ्वी बहुत ज्यादा बल लगाती है इस पे। इसलिए क्या होता है, ये गेंद जो होती है आपके पृथ्वी की तरफ आती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से समझा जाए तो ये पृथ्वी भी थोड़ा सा गेंद की तरफ जाती है, लेकिन वो जाने वाली डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए आपको पृथ्वी स्थिर दिखाई देती है। लेकिन जितनी भी छोटी वस्तुएं होती हैं आसपास वो सभी पृथ्वी की तरफ आती हैं। अब यहाँ पे जो आने के लिए यहाँ पे जो बल लग रहा है, उस बल का नाम जो है वैज्ञानिक जिनको न्यूटन कहते हैं, उन्होंने क्या नाम दिया था, उसका उन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम दिया था, उन्होंने इसका नाम बताया कि ये यहाँ पे एक बल कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण आता है। जैसे कि हमारा जो सूरज होता है उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है,
जिस कारण से उसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी है और भी बहुत सारे ग्रह क्या करते चक्कर लगाते रहते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार से जहां पर भी अगर द्रव्यमान पाया जाएगा तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। जैसे कि माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि वहां पे द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से वहां पे अगर प्रकाश भी चला जाए तो वापस नहीं आ पाता है। तो सामान्यतः यहाँ पे समझने की कोशिश करो तो अगर द्रव्यमान है तो उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये भी क्या यहाँ पे एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक प्रकार से पदार्थ की जो होती है भौतिक गुणधर्म है। ऐसे ही जब पदार्थों के पास आवेश होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, ऐसे ही जब वस्तुओं पे आवेश होता है तो आवेश के कारण भी उनके पास एक बल लगाने की क्या क्षमता आ जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल भी कहते हैं, जिसपे अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो अभी यहाँ पे आवेश है तो आवेश के कारण उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान था तो पृथ्वी के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई दूसरी वस्तु आती है, उसका कुछ द्रव्यमान है, तो उस पर पृथ्वी क्या बल लगाती है। उसी प्रकार से आवेश है, आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उसमें अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उसके ऊपर बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो अगर कोई भी द्रव्यमान है तो उसके चारों तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अगर कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ वैद्युत बल कार्य करेगा। अगर वही आपका जो आवेश अगर गतिमान हो जाए तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, जो कि हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो अभी तक यहाँ पर इतना आपको समझना है कि अगर आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी दूसरा आवेश आएगा तो उसके ऊपर ये बल लगाएगा या बल का अनुभव करेगा। जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी के चारों तरफ अगर कोई भी गेंद आता है या कोई दूसरा द्रव्यमान आता है तो उसके ऊपर ये बल कार्य करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, और इनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें परमाणु संरचना की, क्योंकि परमाणु संरचना से ही आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना आपने काफी बार क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी, 11th में भी पढ़ा होगा, अर्थात तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, जिससे आपको पुरानी जानकारी भी मिलती रहेगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में सपोज करो, एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका 11 क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और इसका क्या होता है 23 यहाँ पे क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। अगर परमाणु भार होता है 23। अगर इसके बात करें इसकी कक्षाओं को, इस प्रकार से 281 इस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात इसके अंदर 3 कक्षाएं होती हैं। अब यहाँ पे 3 कक्षाएं होती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस प्रकार से नाभिक जो होता है, हम जानते हैं परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। इसके चारों तरफ क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। तो अब ये हो जाएगा इसका नाभिक। नाभिक को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे प्रोटॉन्स और वगैरह बता सके। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स इसी के बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, 11 यहाँ पे प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 12 क्या हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। 12 प्रोटॉन्स है तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है तो 12 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, और 11 यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो पहली कक्षा ये है, यहाँ पे पहली कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारे 4 हो गए, 5 6 7 8। अब यहाँ पे लास्ट की एक और कक्षा हम बना लेते हैं, जिसके अंदर केवल क्या करेगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, क्लोरीन 17। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन 17 35। इसका क्या होता है 2 8 क्या होता है 7 होता है। इसकी भी यहाँ पे थोड़ी सी हम संरचना बना लेते हैं। तो इसका केंद्र होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे 17 जो 18 यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, और यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 17 यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो 3 कक्षाएं हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाने की। तो पहली कक्षा में तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले में कितने 8 चक्कर लगाते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हमारे 8 हो जाएंगे। लास्ट वाले में यहाँ पे कितने 7 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 एक साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है। ये हमने क्या यहाँ पे कंप्लीट रूप से सोडियम की और यहाँ पे क्लोरीन की संरचना बना दिया। अब शुरुआत होती है कि कैसे आवेश प्लस कब होगा, कब माइनस होगा, कब न्यूट्रल होगा, इनकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पे कितना होता है चार्ज, अगर बात करें तो प्रोटॉन्स पे होता है प्लस का चार्ज जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, माइनस के साथ में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। अभी आगे इनके मात्रक पे बात करेंगे। अब यहाँ पे समझ लो कि इतना आवेश होता है, ठीक। ये क्यों इतना ही होता है इस पे भी बात करेंगे। तो अभी यहाँ तक समझो कि प्रोटॉन पे इतना होता है प्लस के साथ में, इस पे क्या होता है माइनस के साथ में। यहाँ पे आप चाहो तो प्लस लगा सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थात जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो क्या इस पे कोई अगर बाहर से आप देखेंगे आपको कोई चार्ज दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अर्थात यहाँ पे अगर आप इस सोडियम आइटम्स को यहाँ पे ले लेते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे अगर आप 11Na23 लेंगे तो इस पे क्या होगा, आवेश की अगर बात करें क्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू नेट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें आ जाते हैं क्लोरीन में, अर्थात 17 क्लोरीन 35 को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्यू नेट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने प्रोटॉन्स हैं उतने न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए इस पे कोई आवेश नहीं है। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि एटम जो है इस समय क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में है। क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में। तो इसलिए आवेश पहले प्रकार के कहे जाते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि वहां पे जितना प्लस का आवेश होगा उतना ही माइनस का होगा, इसलिए वहां पे उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल आवेश कहते हैं। ये तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि न्यूट्रल आवेश, जो कि सामान्यतः आपको देखने को मिलते हैं। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जहां पे मान लो एक प्रोटॉन इधर से उधर चला जाए या उधर से इधर चलाए तो क्या होगा। जैसे कि सपोज करो यहीं पे आते हैं, तो यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे निकाल दें, क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर निकल के चला जाए। तो अब यहाँ पे आप देखो सोडियम के पास क्या थे, 11। सोडियम ने क्या किया, एक यहां से इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप देखेंगे सिंपल से सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या, एक प्लस का चार्ज आएगा। क्यों आएगा इसको समझो। देखो यहाँ पे कितने थे, इधर वाले कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे कितने थे, 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, लेकिन 10 क्या इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिस कारण से प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे क्या है, बढ़ जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने एक क्या है, त्याग दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, किससे, एक इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए एक प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए आवेश कितना है, एक प्लस का आवेश आ गया है। वहीं पे अगर आप क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन में जैसे देखो थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 1735 क्लोरीन हमारा है, इसने सपोज करो क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, देखो 17 क्लोरीन यहाँ पे बन जाएगा माइनस का चार्ज। क्यों माइनस लगा इसको समझो। देखो यहाँ पे कितना होंगे, 17 इसके पास प्रोटॉन होंगे और 17 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन हो जाएंगे, लेकिन इसके पास क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण इस पे आवेश कितना आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा। तो आसान शब्दों में समझो कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर ज्यादा होते जाएंगे या किसी पदार्थ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने वहां पे माइनस का चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उतना ही वहां पे क्या होगा, धनात्मक चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि क्या प्रोटॉनों का भी आदान प्रदान किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये आसान करना नहीं है। प्रोटॉन क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रोटॉन्स नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, दूसरा इनके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे फोर्स कार्य करता है, जिस कारण से प्रोटॉनों को निकालना काफी कठिन है और प्रोटॉनों का द्रव्यमान भी काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इसलिए प्रोटॉन को यहाँ पे ना ही हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि भीतर होते हैं, जिस कारण से हमारा जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही आसानी से आता है। अर्थात तो
अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकल जाएंगे तो वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना प्लस का आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो एक प्लस का है, जितने इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर जाएंगे उतना ही वहां पे क्या होगा, माइनस का आएगा। जैसे कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस आया, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लेता तो दो माइनस का आता। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा परमाणु है, किस टाइप का है, वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है आसानी से, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये तो केमिस्ट्री का अर्थात आपके रसायन विज्ञान का चैप्टर है, जहां पे आप डिटेल समझ सकते हैं कि किसी पे माइनस के दो चार्ज होते हैं, किसी पे प्लस का एक होता है, किसी पे प्लस तीन होता है, किसी पे प्लस चार होता है। तो ये तो अलग अलग हर एक परमाणु की कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन सभी का मेन कारण यही है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पे क्या होगा, प्लस का आवेश आएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे होगा आवेश माइनस का। क्योंकि निकलने से क्या होता है, प्रोटॉन वहां पे बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, जिस कारण से प्लस का आवेश आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहां पे प्लस अर्थात प्रोटॉनों की संख्या घट जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण से वहां पे क्या होता है, माइनस का आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार से आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी वस्तु पे आवेश प्लस का आता है या माइनस का आता है। और आवेश आने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो हो सकता है वहां पर भी आवेश का आदान प्रदान हो जाए, या एक वस्तु को दूसरे वस्तु के पास में रखने पे जिसे हम इंडक्शन कहते हैं उसमें भी हो सकता है आवेश वहां पे जनरेट हो जाए, या एक वस्तु को दूसरे वस्तु से स्पर्श करने पर भी आ जाए, तो जिसको हम कहते हैं चार्जिंग मेथड, जिसपे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आवेश आपको दो ही प्रकार के दिख रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। तो एक प्लस का आवेश होगा, एक माइनस का आवेश होगा, और प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, और न्यूट्रल कब होगा। यहाँ तक हमने हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि इनके आवेश जो होता है, आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज अर्थात गुण होते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हर एक को गुण को यहाँ पे हम पढ़ने की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आवेश के गुण। ठीक, ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे काफी आध क्वेश्चन पूछे गए हैं। आवेश के गुण अर्थात तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो ये हमें मालूम होना चाहिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ द चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी में बात करते हो, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो हम मात्रक वगैरह समझ लेते हैं, अर्थात तो मात्रक क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसके मात्रक अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले मात्रक में बात करते हैं एसआई सिस्टम में। तो एक फार्मूला भी होता है, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या फार्मूला होता है, N इंटू ई होता है। एक ये फार्मूला होता है, और दूसरा एक फार्मूला ये भी आपने पढ़ा होगा, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। ये यहाँ पे आपको दो फार्मूले याद रखने चाहिए, क्योंकि ये आपके काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, Q जो होता है, N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश होता है। दूसरा यहाँ पे I क्या इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम दिया है T, और Q टोटल चार्ज दिया है। तो ये दोनों फार्मूले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हम आपको भी सॉल्व कराएंगे तो वहां पे आपकी काफी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अब यहीं पे अगर मात्रक बात करें तो इसका एस आई सिस्टम में जो होता है मात्रक, वो क्या होता है, इसका एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक, एसआई सिस्टम में इसका क्या होता है, मात्रक कुलाम होता है। और भी अदर यूनिट्स में होंगे, जैसे कि अगर आप इसको ईएसयू सिस्टम में देखेंगे या सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो फैराडे वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे समझ लो कि इसका मात्रक क्या है, कुलाम होता है। अब यहाँ पे दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब दो आवेश पास पास में आते हैं तो वहां पे कभी कार्य करता है आकर्षण, कभी करता है प्रतिकर्षण। अर्थात आकर्षण तथा यहाँ पे प्रतिकर्षण पर भी हम बात करते हैं, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये मालूम होना चाहिए कि आकर्षण कब बल कार्य करता है इनके बीच में, और प्रतिकर्षण कब कार्य करता है। तो ये हमें जब तक नहीं पता होगा, आप आसानी से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आकर्षण कब होगा, जैसे कि मान लो आपके पास अगर दो प्लस प्लस के आवेश हो, प्लस प्लस के जब भी दो आवेश होंगे तो उनमें क्या होगा, हमेशा यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। या यहाँ पे अगर मान लो माइनस माइनस के दोनों आवेश हैं तो भी यहाँ पे क्या होगा, हमेशा इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है रिपल्सन बल। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा क्या करता है, जब समान आवेश होंगे तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। वहीं पे अपोजिट चार्ज होंगे, अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो इनके बीच में हमेशा कैसा कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, कैसा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल को आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर समान आवेश है, चाहे प्लस प्लस के हों
या माइनस माइनस क्यों, तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दूसरा, अगर अगर एक प्लस का है आवेश तो दूसरा अगर माइनस का है तो उनके बीच में हमेशा क्या करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे होता है इनका बीजगणितीय योग। क्या होता है, थर्ड नंबर पे बात करें तो होता है बीजगणितीय योग। क्या होता है ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए, बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, बीजगणितीय तरीके से जोड़ सकते हैं, अर्थात अलजेब्रिक इनका सम होता है। तो अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आपके पास प्लस का आवेश दिया हो, माइनस का आवेश दिया हो या माइनस प्लस के, अर्थात जितने भी अलग अलग टाइप के दिए गए हो, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिया गया है प्लस का 4 कूलाम दिया गया है, 6 कूलाम दिया गया है, माइनस का 9 कूलाम दिया गया है, इस प्रकार से आवेश दिए गए हैं। तो आप इनका अगर टोटल आवेश जोड़ेंगे तो आप साइन के साथ जोड़ेंगे, अर्थात 4 प्लस का 6 माइनस का 9, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा, आप देखेंगे 6 4 10, अर्थात यहाँ पे 1 आपका कूलाम आवेश आ जाएगा जो कि प्लस के साथ में। इस प्रकार से अलजेब्रिक सम करना होता है। तो किसी भी सिस्टम पे जितने आवेश दिए जाए उन सभी का आपको अलजेब्रिक सम कर लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ नंबर पे कि कंजर्वेशन था, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है। आवेश संरक्षण बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। आवेश संरक्षण का नियम, ठीक, आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे कि अभी हमने जब देखा था, जो हमारा सोडियम था, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के उसके क्लोरीन के पास जाता है, अर्थात तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तब सोडियम के क्लोरीन के पास गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो सोडियम ने ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, अर्थात उसने क्या अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ना तो ऑटोमेटिक आप किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात ना किसी आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अंदर आवेश को क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इंग्लिश में बात करें तो इसे आपने देखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक। तो अर्थात तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। अब यहां तक आवेश संरक्षण का नियम हो जाता है। अब यहाँ पे 5 नंबर पे बात करते हैं तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये मालूम हमको होना चाहिए। तो क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। क्वांटीकरण का मतलब होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब जैसे कि समझो कि हर एक चीज क्या है, छोटी हो सकती है लेकिन उसकी एक सीमा होगी। अर्थात ऐसा नहीं कि हर एक चीज को आप तोड़ते चले जाएंगे तो हमेशा टूटती ही चली जाएगी। अर्थात हर एक चीज की एक छोटी सी इकाई होती है, वो एक फिक्स इकाई होती है। जैसे कि प्रकाश जो हमारा होता है, उस प्रकाश की जो छोटी इकाई होती है जिसको हम एक फोटॉन कहते हैं या फोटा कहा जाता है या क्वांटा कहा जाता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो सबसे छोटी इकाई मान के चलते हम लोग हैं, वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के इक्वल हो गए। अर्थात कहा गया है कि सबसे जो आवेश की छोटी इकाई होती वो इसी के मल्टीपल होगी। कहने का मतलब आवेश आपका 2e हो सकता है, 4e हो सकता है, माइनस का 5e हो सकता है, लेकिन आपका 3.5e या आपका 3.26e इस प्रकार के आवेश आपके नहीं हो सकते हैं। आवेश आपके जो पूर्ण गुणज होंगे वो आपके 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के बराबर होंगे। इस प्रकार से यहां से आप समझ सकते हैं कि आवेश का ये हमारा जो है क्वांटीकरण कहलाता है। तो यहां तक तो हमने कुछ बेसिक चीजों को समझ लिया जो कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा इससे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया है। अगले वीडियो मिलेंगे तो डिटेल से वहां पे हम समझेंगे कूलाम का नियम क्या कहलाता है, कूलाम के नियम का क्या मतलब होता है, और हर एक चीज को वहां पे डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे।